वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 13 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में है। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कमर्शियल ऑक्शन स्टार्ट किया कोल माइंस का। इसके लिए रेवेन्यू शेयर बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा और रेवेन्यू शेयर बेसिस में हम मदद लेंगे नेशनल कोल इंडेक्स का। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया में कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई सारी कोल माइंस हैं। अब कोल माइंस से कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी कंपनीज या एंटिटीज आगे आती हैं, उन्हें एक ऑक्शन में हिस्सा लेना होता है। इस ऑक्शन में जो सबसे बड़ी बोली लगाता है कि हम सरकार को सबसे ज्यादा हिस्सा देंगे, सबसे ज्यादा पैसा देंगे, उसी कंपनी या एंटिटी को कोल निकालने की जिम्मेदारी सरकार की ओर से दे दी जाती है। पहले का जो सिस्टम था उसमें सरकार एक फिक्स्ड रेवेन्यू उस कंपनी से लेती थी कि अगर आप 1 टन कोयला निकालते हैं तो आपको 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को देने होंगे। अब सरकार को एक फिक्स्ड रेवेन्यू होता था। जो कोल की कंपनी है, अगर उसे कोल महंगा बेचने को मिल गया तो उसे ज्यादा फायदा हो जाएगा, सस्ता बेचने को मिला तो कम फायदा होगा। यही सिस्टम चलता था। लेकिन सरकार ने अभी कहा कि नहीं, ये जो फिक्स्ड रेवेन्यू का सिस्टम था अब हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, रादर हम एक रेवेन्यू शेयर बेसिस मॉडल ऑप्ट करेंगे। मतलब आपको जितना फायदा हो रहा है उसी का एक हिस्सा हम लेंगे, जो रेवेन्यू आपको हो रहा है उसी रेवेन्यू का एक हिस्सा हमें चाहिए होगा। तो ये रेवेन्यू शेयर मॉडल हो गया। अब रेवेन्यू कितना हो रहा है या कितना होगा, इसका आइडिया लगाने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए, कोई इंडेक्स चाहिए जो कोयले के दाम में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनकी जानकारी हमें दे सके। और इसके लिए हमने एक इंडेक्स तैयार किया, दैट इज नेशनल कोल इंडेक्स। नेशनल कोल इंडेक्स मंथली बेसिस पर जो कोल के प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हमारे सामने रख देगा। इसके लिए जो कंपैरिजन ईयर यानी कि बेस ईयर इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज 2017-18। सभी चैनल्स से जो कोल बेचा जाता है उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। एट द सेम टाइम जो कोयला हम इंपोर्ट करते हैं उसे हम किस दाम पर इंपोर्ट कर रहे हैं उसे भी इस इंडेक्स में कंसिडरेशन में लिया जाता है। तभी तो एक ओवरऑल पता चलेगा ना कि कोयले का दाम मार्केट में है क्या। सारे मेजरमेंट करके ही तो इंडेक्स बताएगा कि कोयले का दाम चल क्या रहा है। अब यहां पर नेशनल कोल इंडेक्स का सहारा लेकर सरकार को एक आइडिया मिल जाएगा कि पर टन कोल जो ऑक्शन ब्लॉक से निकाला जाएगा उसकी कितनी कीमत उस कंपनी को मिलने वाली है। उसी के बेसिस पे वो अपना रेवेन्यू डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 5 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से 3 नॉन कुकिंग कोल के लिए होंगे और 2 कुकिंग कोल के लिए होंगे। मतलब कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल दोनों के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके दोनों के प्राइसेस अलग अलग निकाले जाएंगे। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो NCI है, नेशनल कोल इंडेक्स, ये कोल मार्केट में कोल की कीमत क्या चल रही है उसके बेसिस पे सरकार का रेवेन्यू क्या हो सकता है उसके डिटर्मिनेशन में मदद करेगा। दूसरा, ये जो माइन वैल्यू है उसके कैलकुलेशन में भी मदद करेगा और कोल के दाम एनुअल लेवल पे कितने बढ़े हैं उसकी भी जानकारी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो ये पूरी बातें नेशनल कोल इंडेक्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सक्षम और सीवीड मिशन के बारे में है। सक्षम को आप श्रमिक शक्ति मंच भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल यानी कि टिफेक ने 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक इनिशिएटिव का नाम है सक्षम और दूसरे का नाम है सीवीड मिशन। सक्षम के बारे में पहले बात करते हैं, श्रमिक शक्ति मंच के बारे में। यह टेफेक का ही एक इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल का। एक प्रकार का जॉब पोर्टल है जिसमें जितने भी लेबरर्स हैं उनके स्किल की मैपिंग करके डेटा फीड कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम उनको स्किल कार्ड भी दिया जाएगा कि वो किस काम के लिए स्किल्ड हैं, जिसके लिए उन्हें फायदा ये होगा कि अब वो MSME से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और MSMEs को भी पता होगा कि कौन से व्यक्ति के पास कौन सी स्किल है जो उनके काम आ सकती है। टारगेट तो ये है कि 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा पूरे भारत में। जो पोर्टल है ये जो श्रमिक हैं या लेबरर्स हैं उनकी दिक्कतों को दूर करेगा जॉब को फाइंड करने में। वो आसपास के MSMEs में इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं कहां पर कौन सी वैकेंसी है जो उनके स्किल के हिसाब से सूटेबल है। बात करते हैं दूसरे इनिशिएटिव सीवीड मिशन के बारे में। देखिए, सीवीड एक प्रकार का एल्गी होता है जिसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं टूथपेस्ट में, फ्रूट जेली में,
इनका इस्तेमाल सॉफ्टनर के तौर पर भी किया जा सकता है। एट द सेम टाइम कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी जो एल्गीज होते हैं सीवीड के फॉर्म में, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी कोशिश ये चल रही है कि हम सीवीड की कमर्शियल फार्मिंग करें। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। समंदर के पानी में लकड़ी का एक ऐसे बैरियर या बॉक्स डाल दिया जाता है जो तैरता रहता है। अब उसमें सीवीड के जो बीज हैं वो फेंक दिए जाते हैं। अब वो एल्गी वहां पर पैदा होता है और चूंकि ये बैरियर लगा हुआ है तो वो बाहर नहीं जा पाता। बाद में उसका इस्तेमाल करके उसे वापस से एक्सट्रैक्ट करके बेचा जा सकता है। अब ये जो इनिशिएटिव है सीवीड का भी, इसे भी टाइफैक ने ही लॉन्च किया है, इनिशिएट किया है। प्लान तो ये है कि जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है किसी भी कंट्री के जो कोस्टल रीजन्स होते हैं उनमें, उसका अगर 5% भी हम सीवीड कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर पाए तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया ले सकता है। इससे इंडिया में एक नई सीवीड इंडस्ट्री डेवलप होगी। ये हमारे नेशनल जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ये ओशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और एक हेल्थियर ओशन को आगे लेकर जाएगा। ये जो एल्गीज होते हैं ये CO2 को भी सोख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम बायो एथेनॉल बनाने के लिए भी कर सकते हैं। लगभग 6.6 बिलियन लीटर हम बायो एथेनॉल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हो सकते हैं सीवीड मिशन के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तियानवेन-1 के बारे में है, जो कि चाइना का मार्स मिशन है। चाइना का तियानवेन-1 प्रोब सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है अर्थ से एक बहुत लंबी जर्नी तय करने के बाद। ये चाइना का फर्स्ट मार्स प्रोब होगा जिसका नाम तियानवेन-1 रखा गया है। इसमें एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर और एक रोवर है। ऑर्बिटर मार्स के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लैंडर रोवर को लेकर नीचे जाएगा और रोवर वहां पर एक्सप्लोरेशन करेगा। इसे पिछले साल 5 मार्च को लॉन्च किया गया था। लैंडिंग साइट देखिए, यूटोपिया प्लानिशिया एक लोकेशन है मार्स के नदर्न लैटिट्यूड में, एक प्लेन है। यहीं पर नासा ने 1970s में वाइकिंग 2 मिशन लैंड करवाया था, तो वहीं पर ये भी लैंड करवाने वाले हैं। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो चाइना दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने मार्स पे लैंडिंग करी, USSR और US के बाद। 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं कोर। यहाँ पर देखिए, पहला तो ये है कि मार्स की जियोलॉजिकल मैपिंग करनी है। मार्शियन सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करना है। ये भी देखना है कि क्या वहाँ पर वाटर आइस डिपॉजिट हैं क्या। तीसरा ये है कि सरफेस मटेरियल कंपोजिशन को जांचना है। चौथा, मार्शियन एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करना है, क्लाइमेट वगैरह की जानकारी इकट्ठा करनी है। और पांचवा, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, उसकी भी जानकारी इकट्ठा करना इसकी जिम्मेदारी है या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने तियानवेन-1 के बारे में देखा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के बारे में है। अभी हाल ही में ये बिल राज्यसभा से पास किया गया। 84 वोट्स इसके फेवर में आए जबकि 44 अगेंस्ट में। अगर ये बिल पास हो जाता है, फाइनल अप्रूवल इसको प्रेसिडेंट से मिल जाएगा, जो कि मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस कर देगा। ये बिल एक्ट बनने के बाद कोचीन, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मंगलौर, मोरमुगांव, पैरादीप, वीओ, चिदम्बरम और विशाखापट्टनम पोर्ट्स पर लागू हो जाएगा। इस बिल में मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बोर्ड का प्रावधान किया गया है। इसके पहले देखिए, पोर्ट ट्रस्ट हुआ करता था जो कि अर्बन लोकल बॉडीज का एक पार्ट है। पोर्ट ट्रस्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस मेजर पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड के द्वारा। इस बोर्ड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन और एक डिप्यूटी चेयरपर्सन होंगे। इन दोनों ही लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। इसके अलावा इन सभी चारों विंग से एक एक मेंबर होंगे। जिस सभी स्टेट में वो पोर्ट है वहां के स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और कस्टम डिपार्टमेंट से एक एक मेंबर होंगे। 2 से लेकर 4 तक इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे इस पूरे पोर्ट सेक्टर को डेवलप करने को लेकर। और जो लेबर यूनियंस हैं वो भी अपनी ओर से 2 मेंबर्स को इस बोर्ड में भेजेंगे ताकि वो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इस बोर्ड को और ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की गई है ताकि ये पोर्ट्स और अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव फॉर्म में काम कर सकें। ये अपनी प्रॉपर्टी एसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं मेजर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। ये अपनी कैपिटल और वर्किंग एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं। पहले इनके लिए लोन लेने के पहले ने अप्रूवल की आवश्यकता होती थी। अब अगर इनका जो कोर एसेट है उससे 50% के कम अमाउंट का ये लोन ले रहे हैं तो किसी से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके ऊपर जाएंगे तो अप्रूवल चाहिए होगा। बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, प्लानिंग, डेवलपमेंट, टैरिफ वगैरह को फिक्स करने की काफ़ी आज़ादी इनको दे दी गई है। जो MPT एक्ट 1963 था उसमें 22 ऐसे
प्रावधान थे जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होकर जो पोर्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ये अपने जो भी फंड्स हैं उनका इस्तेमाल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कर सकते हैं, आसपास के रीजन में एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग या स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने को लेकर। इस बिल में एक एडजुडिकेटरी बोर्ड के गठन की भी बात की गई है जो विवादों का निपटारा करेगा। अगर इन पोर्ट्स के बीच में, किसी एंटिटी के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इस एडजुडिकेटरी बोर्ड के माध्यम से उसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के बारे में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में है। अभी हाल ही में यूएसए और रसिया के बीच में टेंशंस बढ़ रही हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें रशिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी इन्वॉल्व है, गाज़प्रोम। उन्होंने अभी ये कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि एक बार फिर से रशिया और यूएसए आमने सामने होंगे। ये है क्या, समझते हैं। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन नाम से स्पष्ट है कि ये पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन है तो किस लिए है? तो ये ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है। मतलब इस पाइपलाइन के माध्यम से जो नेचुरल गैस है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाएगा। ये कितनी बड़ी है? ये 1200 किलोमीटर लंबी है। अब इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो कहां से कहां तक बिछाई जा रही है? देखिए, ये बाल्टिक सी में बिछाई जा रही है, समंदर के अंदर, दो देशों के बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में। आप मैप में देखिए, ये है रशिया और ये पूरा बाल्टिक सी का एरिया है। इसी बाल्टिक सी के अंदर से ये पाइपलाइन आ रही है और जर्मनी तक आएगी। मतलब नेचुरल गैस जर्मनी तक आ जाएगी, उसके बाद इसे पूरे यूरोप में जहां भी जरूरत होगी वहां तक पहुंचाया जाएगा। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, मतलब नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी रही होगी। बिल्कुल, नॉर्ड स्ट्रीम 1 को आप देखिए, यहां पर दो लाइंस आपको दिख रही हैं, एक स्काई ब्लू और एक रेड। तो जो रेड वाली है वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो अभी बन रही है। 90% अप्रॉक्स इसका काम कंप्लीट हो भी गया है। जो ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 है। ये ऑपरेशनल है राइट नाउ। ये भी रशिया और जर्मनी के बीच में ही है। अब इस बात को लेकर यूएसए को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 सिस्टम तो कंप्लीट हो चुका है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो जर्मनी को पर ईयर एडिशनल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होने लगेगी, जिसके बाद उसे पूरे यूरोप में स्प्रेड किया जा सकेगा। इस पाइपलाइन के कई सारे फायदे हैं। यूरोप में एक सस्टेनेबल गैस सप्लाई हो जाएगी रशिया की ओर से, और रशिया को भी जो यूरोप का पूरा एक बहुत बड़ा मार्केट है वो और अच्छी तरीके से एक्सेसिबल हो जाएगा। अब ये जो पाइपलाइन है ये कई सारे देशों के टेरिटोरियल वाटर से होकर गुजरता है, और या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वहां से होकर गुजरता है, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के। अब जहां जहां से ये गुजरेगा वहां के एंटिटीज वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां के लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो कई तरीके के फायदे यहां होने वाले हैं। अब देखिए, ये पूरा मुद्दा कंट्रोवर्शियल क्यों है? इससे यूएसए को दिक्कत है क्योंकि इससे रशिया की पैठ यूरोप में बढ़ रही है। अगर यूरोप की कंट्रीज रशिया के ऊपर अपनी एनर्जी नीड को लेकर डिपेंडेंट हैं तो रशिया के प्रेसिडेंट की पोजीशन और स्ट्रांग होगी। अभी भी ईयू की कंट्रीज 40% गैस नीड्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद उनकी डिपेंडेंसी और भी बढ़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर यूएसए को इससे कंसर्न होगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में। अब यहाँ पर आज केवल 3 ही स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तियानवेन 1, चाइना थर्ड कंट्री बन जाएगा अगर ये कंप्लीट होता है तो, मार्स पर लैंड करने वाला यूएसएसआर और यूएसए के बाद। सक्षम, ये एक डायनेमिक जॉब पोर्टल है जो कि स्किल मैपिंग करेगा श्रमिकों की। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसे चाइना और रशिया के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आज के इस सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।